रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आज अलउमर साइंस अकेडमी में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डील करेंगे विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री में। तो हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री जो है इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हमने डील करने के लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ आ रही थी। उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने इनको ब्रांचेस में जो है तकसीम कर दिया ताकि इनको पढ़ना जो है आसान हो सके। उस पर्पज़ के लिए उन्होंने ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया। हर ब्रांच में जो है एक क्लासिफाइड स्टडी मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं, हमने भी पढ़ी हैं बुक्स। ये जो एक एक डेफिनेशन है ना आपकी, हमने इस पे एक एक मोटी बुक पढ़ी है, ठीक हो गया ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सो ऑन, ये हमने पूरी बुक इसमें पढ़ी हुई है। तो आज सिर्फ हम इनका इंट्रोडक्शन और स्कोप आपको बताएंगे। तो आए जी, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। देयर आर, आपने याद रखनी, देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कौन कौन सी हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड 8th इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। कहता है कि इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहता है ये रिलेशनशिप है, ताल्लुक है कंपोजिशन बनावट और फिजिकल प्रॉपर्टीज तबई खसूसियात के बारे में है ऑफ मैटर, मादे की, जिसमें हम क्या करते हैं एंड चेंजेस दैट अकर इन देम, और होने वाली तब्दीलियां हैं जो उनमें रूनमा होती हैं, उनके बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री को डील करते हैं। तो इसमें होता है, इसकी एग्जांपल देखें। फर्ज करें कि H2O हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो देखें, आप कहें कि सर इसकी कंपोजिशन हमें बताएं, तो मैं आपको कहूंगा कंपोजिशन इसकी ये है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दूसरी, ये कंपोजिशन, इसकी बनावट किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। मैं आपको इसकी कंपोजिशन बता दूंगा, फिर मैं आपको कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। उसमें फर्दर पॉइंट्स ये भी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इसमें डिस्कस करते हैं डिटेल। फिर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, बिहेवियर ऑफ गैस, सॉलिड एंड लिक्विड हम इसमें डील करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, के मादे पर टेम्परेचर का क्या असर होता है, वो भी हम डील करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा दें तो क्या असर होगा। देन द सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, आपने 2 बातें याद रखनी, 2 एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा गौर करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो देखें जी, कहता है इट इज द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के कोवैलेंट कंपाउंड, जिनको हम कंबाइनली तौर पर मिला के हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी जो है एंड दी डेरिवेटिव्स, उनके मखूज जो कंपाउंड्स हैं, उनके कोवैलेंट कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ है कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, समझा ये जाता था कि ओनली कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी टेकन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिंदा अशिया से ये हासिल किए जा सकते हैं, मुर्दा अशिया से या बेजान अशिया से ये हासिल नहीं किए जा सकते। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि वूलर एक साइंटिस्ट आया जिसने 1728 में उसने अमोनियम साइनाइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर दिया, जिससे जो था उसने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया, एक बेजान से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया। फिर वहां से लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की राहें हमवार होती गई। तो फिर तब से लेकर अब तक जो है साइंटिस्ट ने लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए हैं। ये थोड़ा सा आपको बताना था। तो
फिर आप आए स्कोप के बारे में, कहां कहां पे इसके ज्यादा इस्तेमाल, कहां कहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मांग है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारी डिमांड कहां पे होगी। देखें पेट्रोलियम इंडस्ट्री तमाम की तमाम में ऑर्गेनिक, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ये, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मैं आपको अक्सर कहता होता हूं कि ये जो डॉक्टर्स रात हैं, केमिस्ट लोग ही अद्वियात तैयार करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, 90% से ज़्यादा इसी ही का हाथ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। फिर आप आ जाए थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उलट है। आपको मैं बताता चलूं, देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारी यूनिवर्स में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स कुदरती हैं और बाकी जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं। आप कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव को छोड़ के, क्या मैं कह रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव को छोड़ के कायनात के तमाम एलिमेंट्स का मुताला जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ये कंसेप्ट आपने बांध लेना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट, दोज ऑफ कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बन, हाइड्रोजन के डेरिवेटिव से इसकी दुश्मनी है, उसको छोड़ के कायनात की हर बंदे से आप दुआ सलाम रख लें, उसके बारे में पढ़ लें, तो वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस कहां कहां पे यूज होता है, कहां कहां पे अप्लाई होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखें, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आपके घरों में बहुत सारे जो है ग्लासेस की बनी हुई अशिया है, सीमेंट जो है आजकल इमारतें बनाते हैं, तो देखें बहुत ज्यादा यूज है सिरामिक्स एंड मेटलर्जी, यानी कि हम जो है मेटल्स हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह, जो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, चैप्टर नंबर 16 में। फिर है क्लास 10 में। तो 1.1.4 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी एक, आजकल तो लोग बीएस भी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है ये ब्रांच भी। तो बायो मीन्स क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। व्हाट इज मीन बाय बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड केमिस्ट्री, लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो केमिस्ट्री लागू करते हैं हम जिंदगी के रिलेटेड, उसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मसलन कि मेरे जिस्म, हमारे जिस्म में, पौधों के जिस्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में, वो ये कंसेप्ट कहां से उनके ज़हन में आया। सबसे पहले उनके ज़हन में आया, देखें भाई हम खुराक खाते हैं, खुराक तो हम खाते हैं, हम तो खाते हैं, फर्ज करें एक आपने चपाती है, रोटी खाते हैं, रोटी का एक नवाला खाते हैं, उसमें एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, कैसे हमें मिलती है भाई एनर्जी, सोचने वाली बात है। सबसे पहले ये सवाल अराइज हुआ, फिर उन्हें पता चला हाँ भाई अंदर जाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डीकम्पोजिशन होती है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स टूटते हैं, उनके बॉन्ड्स के टूटने की वजह से हमें एनर्जी गेन होती है। वो सारे रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं, ये सारे बायोकेमिस्ट्री, बायो तो हम जिंदगी हैं, जिंदगी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको जो है बायोकेमिस्ट्री डील करती है। कहता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ढांचा, कंपोजिशन, बनावट एंड केमिकल रिएक्शन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शंस जो जिंदा अशिया के अंदर होते हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखें सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। देखें फैट्स जो हमारी बॉडी में तैयार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होकर, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन्स। हाँ जी, आप अभी नए नए हैं 9th में, तो आपको जो है मैं कहता हूं कि लाखों हजारों जो है आपके पास अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होकर मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल। फिर वही मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, फूड से एनर्जी एमिट होती है, मर्ज होती है, निकलती है, वो कैसे निकलती है, एप्लीकेशंस की कहां पे है, कहां पे ये यूज होते हैं। तो ये हमें मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत इसकी एप्लीकेशन है, फूड साइंसेज में, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह में इसकी एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
विच इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। जितना ये जो है स्ट्रॉन्ग होगा, इंडस्ट्रियली जो मुल्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। हमारा मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमारा इलाका खुड़ियांवाला, फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडस्ट्री, यानी इसको मैनचेस्टर बोला जाता है क्योंकि हब ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे जड़ावाला रोड जो है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं। तो इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग में बनाना ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ये बड़े पैमाने पर केमिकल कंपाउंड्स को बनाने का जो है उसमें डील करती है। देखिए हमारे पास तारा केमिकल इंडस्ट्री हमारे इधर करीब ही है। बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड मैनी मोर केमिकल्स आर प्रिपेयर्ड इन दैट इंडस्ट्री। बहुत सारे, और उसके अलावा भी आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कुछ केमिकल्स के मैं आपको नाम बता देता हूं, देखें आप नोट कर लें, मैंने लिखे नहीं हुए। वो ये है ऑक्सीजन, क्लोरीन, एमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह जो हैं आपके, ये ऐसे केमिकल हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को बनाने में मदद देते हैं। अच्छा, आप नेक्स्ट लिख लें व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की डेफिनेशन क्या है वो भी लिख लें। कहता है कि बेसिक मटेरियल टू प्रिपेयर समथिंग, वो बुनियादी मटेरियल जो कि किसी चीज को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल, खाम मवाद। जैसे कि हमारे कपड़े हैं, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने कॉटन की जरूरत होती है, तो कॉटन इज अ रॉ मटेरियल। फिर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं इन केमिकल्स के जो मैंने अभी नाम लिए हैं, उससे फर्टिलाइजर्स बनती हैं, आपके पास सोप, साबुन बहुत बनता है, फाइबर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स एंड मैनी मोर कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय दीज केमिकल्स। देन आप आ जाएं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? कहता है कि इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब होता है कुदरती तौर पर कुछ एलिमेंट्स शुआएं खारिज करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और खसूसियात के रिलेटेड जो स्टडी है सारी, आप उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है हमारे अदारा है, उसमें इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा हाथ है एटॉमिक बम्बिंग बनाने में। बहुत ज़्यादा जो है किसी मुल्क को जो है एनर्जी के लिहाज से, एटॉमिक एनर्जी से पावरफुल बनाने में ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे, रेडियोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जर्म्स को किल करने के लिए जो है न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत काम कर। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है 1 किलो यूरेनियम जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अगर कंट्रोल रिएक्शन हो तो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो सकती है, तो उसमें भी अहम किरदार है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हमारे आज के दौर का सबसे बड़ा मसला जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डील करने के लिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, माहौलियाती केमिस्ट्री है। कहता है इट डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स, ये अज्जा की स्टडी, अज्जा जो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, माहौल के अज्जा की स्टडी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और इंसान इफेक्ट्स में ना होता है असरात, इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात हैं ऑन एनवायरनमेंट, और इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर क्या असरात हैं, इसमें हम वो पढ़ते हैं। देखें भाई, हमने अपनी सहूलतों के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन सारी दुनिया को उसका नुकसान है। कैसे? उससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खारिज होते हैं, वो जाते हैं ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक रेडिएशंस आती हैं जो कि तमाम इंसानियत के लिए जो है नुकसानदेह हैं। तो ऐसे हम मोटर बाइक्स ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उससे धुआं खारिज होता है, पोल्यूशन काज करता है, तो हमारे माहौल के लिए बहुत वो जो है मसाइल क्रिएट करता है। उनको डील करने के लिए हमें जो है इनफरादी सवारी यूज़ करने के बजाय हमें बसेस वगैरह को यूज़ करना चाहिए। मज़ीद हम आते हैं कि इसमें हम कौन कौन से
इसके हैं बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी, वाटर, सॉइल, सारे जो है ये चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट हमारी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जगह ख़त्म हो गई थी तो आप ऐसे कर लें, नोट कर लें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेशली आई एम एनालिटिकल केमिस्ट, हमने जो स्पेशलाइजेशन है हमारी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही है। ये क्लिनिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। हम तज्जिया करते हैं, कोई भी आपको चीज़ दी गई हो आप उसको उसमें कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं, शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार में, ये आपने बताना होता है। देखें भी इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। कहता है कि डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। ये किसी भी जो है सॉल्यूशन को जो है सैंपल की सेपरेशन, उसका कंपोनेंट्स की शिनाख्त करता है, इसमें हम करते हैं। तो दो टाइप्स की होती है हमारे पास एनालिसिस, दो टाइप्स के होते हैं। किस किस किस्म के? नंबर 1 है क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर 2 है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं, शिनाख्त करते हैं, पता चलाते हैं भी कौन कौन सा कंपोनेंट है, बस इतना आपने करना होता है। जबकि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएं, उसमें आपने क्या करना होता है, आप अमाउंट को भी आइडेंटिफाई करते हैं, कितनी मिकदार है, कितनी कितनी मिकदार में कितना कितना कंपोनेंट है। तो दिस इज मोर यूजफुल देन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा मौसर है। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं। लेट्स से दैट मैं आपको कहता हूं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है पानी के बॉइलिंग पॉइंट से। अब आपको पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं आप कह दूं कि पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मैंने आपको स्पेसिफाइड क्वांटिटीज बता दी हैं, नंबरिंग बता दी है, ये आपको ज्यादा क्लैरिफाई कर देगा। ये इससे भी तो आपको पता चलता है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर फार बेटर, बहुत ज्यादा जो है ये बेटर होते हैं। इसमें आप एनालिटिकल केमिस्ट्री कहां कहां पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे पास फूड, वाटर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लिहाज से, और क्लिनिकल एनालिसिस। आप मुख्तलिफ लैब्स में जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो खुद नहीं भाई, वो जो भी आपको ज़्यादा बीमारी थोड़ी सी हो तो वो टेस्ट लिख देते हैं। तो टेस्ट में यही होता है कि वो आपके हर कंपोनेंट का नंबरिंग ले लेते हैं, फिर उसके नॉर्मल नंबरिंग से मैच करते हैं, फिर देखते हैं किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है, उसके मुताबिक अदविया देते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।